नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है संजय दत्त का और लेकर चलेंगे आपको कई दशक पीछे, छोटे से संजय दत्त के पास, जब वो बोर्डिंग स्कूल भेजे गए। एक जगह लिखते हैं कि मेरे माँ बाप को ऐसा लगता था कि बोर्डिंग स्कूल जाने से मेरे जीवन में स्थिरता आएगी और उससे मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। वो सही थे, लेकिन उस उम्र में मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, इसलिए मुझे बाहर भेज दिया गया। संजय दत्त ने ये तमाम बातें सालों बाद एक इंटरव्यू में कही थी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसे लॉरेंस स्कूल में संजय की जिंदगी वैसी ऐशो आराम भरी नहीं रहने वाली थी जैसी बंबई में थी। कैंपस में घुसते ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सेंड हिम टू सनावर एंड मेक अ मैन आउट ऑफ हिम, यानी बच्चे को सनावर भेजें और उसको एक आदमी बनाएं। ओल्ड स्पाइस के विज्ञापन की तरह लगने वाले ये शब्द नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखे हुए बताए जाते हैं और एक ऐसी संस्था के लिए बेहद ठीक भी हैं जिसकी स्थापना 1847 में ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारियों और सिपाहियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए की गई थी। सनावर में लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ने का उपाय सीधा सा था। जो खेलकूद में अच्छे होते थे वो सबसे ऊपर होते थे। उसके बाद उनका नंबर आता था जो खेलकूद से इतर गतिविधियों में अच्छा करते थे, जैसे वाद विवाद या फिर नाटक, और उसके बाद पढ़ने लिखने वालों का नंबर आता था। जब परीक्षा आती थी तब लोकप्रियता अधिक बढ़ जाती थी और सबसे नीचे वे लोग होते थे जो ऊपर के किसी भी वर्ग में नहीं आते थे। विद्यार्थियों का पांचवा वर्ग भी था, स्टार बच्चे, यानी मशहूर हस्तियों के बच्चे। उनको ऊपर बताए गए किसी भी वर्ग में सामने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे छोटे छोटे चमकते नक्षत्रों जैसे थे जिनकी तरफ दूसरे विद्यार्थी आकर्षित होते थे। बोर्डिंग स्कूल में विद्यार्थी अलग अलग हाउसों में रहते थे। संजय दत्त को शिवालिक हाउस में रखा गया, जहां उनको हाउस मास्टर और ट्यूटर की कड़ी निगरानी में रहना पड़ता था। सनावर के शीर्ष पर हेडमास्टर थे जो कई मिथकीय आदमी हुआ करते थे। जब संजय, नरगिस और सुनील दत्त के साथ पहली बार सनावर आए तो उनको वहां पहुंचाने आए थे। तो सुनील दत्त और नरगिस वहां पर पहुंचे थे पहली बार। जब संजय वहां पहुंचे तो संजय के मन में डर बैठा हुआ था। हेडमास्टर और मैट्रन से परिचय, फिर स्थानीय बाजार में घूमने के बाद उनकी मां बार बार संजय को आश्वस्त करती रहीं कि चिंता की कोई बात नहीं, मगर संजय को महसूस हो रहा था कि जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। फिर उसके बाद आया वो पल जब उनके माँ पापा संजय को पीछे छोड़कर बंबई जाने के लिए तैयार हुए। उनकी मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। संजय की निगाहें उनकी तरफ खोजती निगाहों से देख रही थीं। मां की कार धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। संजय पीछे छूटते जा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो वो बिल्कुल अकेले रह गए। दिल में ये ख्याल घर कर चुका था कि उनको पूरी तरह से त्याग दिया गया है। उस दिन को अच्छी तरह से याद करते हुए संजय ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा, जब वो मुझे छोड़कर गए तो मैं बुरी तरह से टूट गया। मेरी मां मेरे लिए बहुत खास थी। मैं कई दिन तक जार जार रोता रहा। मुझे घर से दूर भेजकर वो बुरी तरह से टूट गई थी। उस दिन आधी रात को संजय अपनी डॉर्मेंट्री में जाग पड़े। उसको ऐसा लगा जैसे डॉर्मेंट्री के बाहर से उनकी मां की आवाज आ रही हो और उनको एक तरह की घबराहट के साथ अजीब सी राहत भी महसूस हुई। अंधेरे में आंखें मलते हुए उस आवाज के पीछे जाकर उन्होंने अपनी मां को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन जल्दी ही यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ उनके मन का वहम है। मां वहां नहीं थी। मां की याद अचानक दिल को और ज्यादा चीर देती थी।
अकेलापन खाने को दौड़ता और हर पल ये बात जहन में आती कि उनको ठुकरा दिया गया था। माँ और पापा दोनों यही चाहते थे कि मैं अधिक विनम्र बनूं, अधिक स्वतंत्र बनूं। शुरू शुरू में मुझे ये बात समझ में नहीं आई और मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे ठुकरा दिया गया हो। तब मैं महज 10 साल का था। संजय को इस बात में कुछ साल लगे कि जब उनको सनावर पसंद आने लगा, लेकिन इस बीच उनको प्यारी चिट्ठियों और घर वालों द्वारा कभी कभार आकर मिलने से ही काम चलाना पड़ता था। अपने बेटे को लिखी शुरुआती चिट्ठियों में से एक में नरगिस ने संजय से ये बताया था कि जब वो उसको स्कूल में छोड़कर वापस आ रही थी तब उसको रोते हुए देखकर बेहद परेशान हो गई थी। उन्होंने संजय को उस चिट्ठी में बताया कि उसके बिना घर खाली लग रहा था और जिस तरह से संजय को उनकी याद आ रही थी उसी तरह से उन लोगों को भी उसकी याद आती थी। लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए कि ये बात उसके अपने हित में ही थी। सनावर के एक अध्यापक ने इस बात की पुष्टि की कि बोर्डिंग स्कूल में शुरुआती कुछ दिन संजय के लिए मुश्किल थे। उनको घर की बेहद याद आती थी और वो अक्सर रोने लगते थे। लेकिन स्कूल की ख्याति अपने अनुशासन के लिए थी, जो इस बात के ऊपर जोर देती रही कि जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजय के लिए संक्रमण निर्मम था। बहन प्रिया दत्त के अनुसार वो लिखते थे कि माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं घर आना चाहता हूँ। माँ उनको सांत्वना देने के लिए चिट्ठियां लिखा करती थी। पलक झपकते ही वो उनसे मिलने के लिए सनावर चली जाती थी। नरगिस हर हाल में पूरी कोशिश करती थी कि वो सनावर में सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर मौजूद रहे, जबकि सुनील दत्त फिल्मों की शूटिंग में लगातार व्यस्त रहते थे और वहां ज्यादा नहीं जा पाते थे। स्कूल के दोस्त इस बात को याद करते हैं कि वो बहुत सहज थीं और मुश्किल समय में संजय को मजबूत बनाने का काम करती थी। अन्य सितारों के बच्चों के उलट, जिनके माँ बाप की ख्याति के कारण उनको स्कूल और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती थी, संजय की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके लिए एक बोझ की तरह थी। वो लिखते हैं कि शुरुआत में पहले 2 साल तक तो मुझे 30 जोड़े सफेद जूते रोज पॉलिश करने होते थे। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुनील दत्त का बेटा था। मैं रोज 15-20 सीनियर जो विद्यार्थी थे उनके बिस्तर ठीक किया करता था। बाद के दिनों में संजय ने तमाम बातें अपने इंटरव्यू में बताई थी और उन्होंने डरते हुए नरगिस को यह भी बताया कि डॉर्मेंट्री में एक लड़का उसको छेड़ता है और चिढ़ाता है क्योंकि कहता है कि तुम्हारी माँ एक एक्ट्रेस है और तुम एक अभिनेता के बेटे हो। संजय ने यह कहा कि उसको डर लग रहा था कि वो बदमाश और दूसरे बच्चे उसकी पिटाई कर सकते थे। उसको गालियां देते थे और धमकाते थे कि वो नरगिस, सुनील और बच्चों के साथ भी हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे। उस दिन नरगिस ने लिखा, संजय बहुत घबराया हुआ था। वो मेरे साथ वापस जाना चाहता था। उन्होंने उससे कहा था कि अगर तुम्हारी बहन मेरे जितनी बड़ी है तो तुम उसको यहां लेकर क्यों नहीं आते? हम उसके साथ कुछ करना चाहेंगे। और उसको उन्होंने, सीनियर्स ने, बच्चों ने डरा दिया। वो लगातार ये कहता रहा कि मामा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ये स्कूल पसंद नहीं है, मुझे वापस कैथेड्रल में डाल दीजिएगा जहाँ मैं पहले पढ़ता था। मुझे दोबारा क्लास 5 में पढ़ना पड़े तब भी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वो एक तरह से गिड़गिड़ा रहा था, मैं उसको वहाँ पर छोड़कर न जाऊँ। ये बातें नरगिस ने बाद के दिनों में कही, लेकिन नरगिस और सुनील दत्त ने उसे सांत्वना दिलाते हुए ये कहा कि वो सब हॉस्टल के मुश्किल जीवन का हिस्सा था और उसको उनसे निपटना आना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जब उनको ये बात लग गई कि अतीत में उन्होंने जो बदमाशियां की थी उसकी एक बड़ी सजा के रूप में उनको सनावर में रखा गया था, तब संजय अपनी चिट्ठियों में नरगिस और सुनील दत्त से माफ़ी भी मांगते थे।
वो लिखते कि मैंने आप लोगों को परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने आपकी बातों का जवाब दिया, इसके लिए मुझे और माफ़ करिए, मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद संजय अपने पिता से इस तरह के लिए नाराज़गी दिखाने लगे कि उन्होंने उनको पढ़ने के लिए सनावद भेज दिया। उन्होंने बाद में कहा कि इसके कारण मैं उनसे नफरत भी करता था। मुझे अपने ऊपर इतना अफसोस होता था कि मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं अपने माँ बाप की असली संतान ही नहीं था। संजय के लिए उनका स्टार परिवार में जन्म लेना उनके लिए एक अभिशाप जैसा ही था, और जब भी उनके माँ बाप के बारे में अखबारों में छपता था, उनको बदमाश लड़कों के ताने झेलने पड़ते थे। 1970 के दशक के आरंभिक सालों में जब राज कपूर की फिल्म बॉबी की चारों तरफ चर्चा थी, तब यह अफवाह भी फैली हुई थी कि उसमें ऋषि कपूर की हीरोइन डिंपल कपाड़िया, जिनकी वो पहली फिल्म थी, असल में नरगिस और राज कपूर के प्रेम की निशानी यानी उनकी बेटी थी। ये बातें भी संजय को सुननी पड़ी। युवा डिंपल काफी कुछ नरगिस जैसी दिखती भी थी, और इस अफवाह का जवाब उन लोगों ने चुप रहते हुए ही दिया जिनके नाम इसमें आए थे, लेकिन यह अफवाह फैलती रही। सनावर के कुछ बदमाश सीनियर विद्यार्थियों के लिए ये एक ऐसा मसाला था जिसको लेकर वो संजय को और परेशान करते थे। संजय के बाल मन में ये एक तरह का गहरा घाव था। जब तक अफवाह खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तो नरगिस ने एक इंटरव्यू देकर धुंध को साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कैसे, कब और क्यों इस तरह की अफवाह शुरू हुई, मुझे इसकी जरा भी भनक नहीं है। मैं बस यही कह सकती हूं कि जिसने भी ये अफवाह उड़ाई उसका दिमाग गंदा और सड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि राज कपूर ने उस तरह डिंपल की कल्पना बॉबी के रूप में की जिस तरह से मैंने आवारा में भूमिका की थी। और चूंकि थोड़ी बहुत समानताएं हैं, ये इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि ऐसी बेवकूफ़ी से भरी बातें की जाएं, ऐसे नतीजे निकाले जाएं। भगवान ना करे अगर ऐसा रहा होता तो मैंने अपनी बेटी को कभी छोड़ा नहीं होता। डिंपल बहुत होशियार लड़की है कि उसने इस तरह की बातों को एक बड़े मजाक की तरह लिया। जब तक मेरी और मेरे परिवार की बात है तो मेरे पति ने इन बातों को नजरअंदाज किया और मेरी बेटियों ने तो हंसी में उड़ाया। संजय को इससे बहुत चोट पहुंची, लेकिन वो इससे निकल जाएगा। मैं इस बारे में बात करके इसको तवज्जो नहीं देना चाहती। मैं इस तरह की घटिया अफवाहों को हवा नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूं कि ये स्वाभाविक रूप से अपनी मौत ये खबर खुद मर जाए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि डिंपल कपाड़िया नरगिस और राज कपूर की बेटी है। लेकिन इन बातों का संजय दत्त पर गहरा असर पड़ा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।